हे गाइस हाय। एनसीईआरटी जो आप जानते हो एक ऐसा बोर्ड है जो बेसिकली एक ऐसा काउंसिल है जो आपके लिए किताबें बनाता है और सीबीएसई स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी किताबों को फॉलो करती है। एनसीईआरटी सिर्फ ये किताबें बनाने का काम नहीं करती है। एनसीईआरटी ऑल्सो gives out the syllabus which CBSE has to follow। एनसीईआरटी करिकुलम बनाती है, एनसीईआरटी पूरा आपका फ्रेमवर्क बनाती है। जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है तो उसमें भी एनसीईआरटी का बहुत बड़ा हाथ था। तो ऐसे ही एनसीईआरटी ने अभी एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रपोजल रखा है और वो प्रपोजल है बोर्ड की तरफ, एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ, कि आपका जब 12th बोर्ड एग्जामिनेशन होता है तो 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के फाइनल मार्क्स में क्लास 9th का भी, 10th का भी और 11th के भी मार्क्स और परसेंटेजेस फैक्टर्स के साथ इंक्लूड होने चाहिए। फैक्टर्स मतलब 9th का कुछ फैक्टर, 9th का कुछ परसेंटेज, 10th का कुछ परसेंटेज, 11th का कुछ परसेंटेज, इन तीनों को मिलाकर 12th में ऐड होना चाहिए और 12th का जो फाइनल मार्क्स है वो उसके साथ निकलना चाहिए। साथ ही साथ कुछ क्रेडिट सिस्टम के बेसिस में भी बातें हुई हैं और वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में बातें चल रही हैं। तो आज मैं आपको इस छोटे से वीडियो में वो बताने के लिए आया हूं कि भाई हो सकता है कि आगे आकर आपके 12th के बोर्ड के एग्जामिनेशन में ये सारी चीजें हो। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो और जानना है इस बारे में, अब जो स्पेशली जो बच्चा अभी 9th में है, जो 10th में अगले साल जाएगा, जो बच्चा 10th में है, हो सकता है कि जब तक आप 12th में पहुंचो तब आपके साथ ये ऐसा जो प्रपोजल अभी है वो एक्चुअली में पूरा नियम ही बन जाए, पूरा रूटीन ही बन जाए, लागू हो जाए। ये मैं इसलिए बता रहा हूं स्पेशली 9th और 10th वाले बच्चों को, क्योंकि भाई बहुत सारे हम लोग जो है 9th में ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, 11th में भी ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, है ना। इस वजह से क्या होता है कि हमारे मार्क्स 9th और 11th थोड़े कम आते हैं। या तो 9th में हमने पूरे जोर से पढ़ाई की और 10th में जाकर थोड़ा मार्क्स कम हो गए क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन था। अगर ये जो प्रपोजल है वो एक्चुअली लागू हो जाता है, वो नियम बन जाता है, वो पूरा रूल बन जाता है, वही रूटीन और स्ट्रैटेजी बन जाती है सीबीएसई की, तो फिर आप लोगों को दिक्कत आएगी। फिर आप पछताओगे कि यार 9th और 11th थोड़ा पढ़ लेते तो शायद 12th में ज्यादा मार्क्स आ जाते। वो नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आज यहां पर हूं। और जो बच्चे अभी करेंटली 11th में या करेंटली 12th में, आप लोगों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि आप जब तक स्कूल के करिकुलम में हो तब तक ये लागू होगा। बट 9th एंड 10th स्टूडेंट्स बी अवेयर। तो वीडियो को एंड तक देखना और पता करते हैं कि इसमें एग्जैक्टली क्या क्या है जो आपको पूरा ध्यान देना है। सो लेट्स फोकस ऑन दिस। ठीक है, तो हमारा एजुकेशन टाइम्स का न्यूज आप देख सकते हो आपके सामने। NCERT proposes inclusion of class 9 to 11th marks and vocational training in class 12 board examination। इस पे थोड़ा ध्यान से देखते हैं और देखते हैं कि भाई क्या क्या परसेंटेज है जिसके बारे में NCERT बात कर रही है। ठीक है, so please listen to this very very carefully। A report submitted in July 24 to the Ministry of Education by पारक। अब ये पारक क्या है? पारक आपके NCERT का ही, अगर आप देखोगे, पारक आपके NCERT का एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो पारक सेटअप करता है कि भाई कैसे आपका एग्जामिनेशन होना चाहिए, कैसे आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स इंक्लूड होने चाहिए 11th में, 12th में वगैरह, आपके पारक ही सेटअप करते हैं। वो एनसीईआरटी का एक डिवीजन है। एनसीईआरटी का ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पे लिखा हुआ है नेशनल असेसमेंट सेंटर का भाग है पारक। वाज सेटअप इन एनसीईआरटी एज एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट। इनका अलग डिपार्टमेंट है, इनकी अलग सीईओ हैं, इन्होंने ही डेवलप किया हुआ है। अभी जो इंक्लूजन हम सजेस्ट कर रहे हैं वो भी इन्हीं के थ्रू डेवलप्ड है। तो ये है पारक। ठीक है, तो अब ये पारक कहते हैं अ रेगुलेटरी सेंटर सेटअप बाय एनसीईआरटी हैज गिवन सजेशंस ऑन स्टैंडर्डाइजिंग स्कूल बोर्ड एजुकेशन अक्रॉस द कंट्री। वो अक्रॉस द कंट्री स्कूल के बोर्ड्स को स्टैंडर्डाइज करना चाहते हैं, क्योंकि वही बात है ना कि डिफरेंट बोर्ड्स होंगे, डिफरेंट कुछ भी होगा। बोर्ड्स अलग हैं, हर स्कूल में 9th अलग तरीके से ट्रीट की जाती है, 11th अलग तरीके से ट्रीट की जाती है और मार्क्स इधर उधर हो जाते हैं बहुत ज्यादा। तो उससे उनको लगता है कि बच्चों की जिंदगी में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसी वजह से वो स्टैंडर्डाइज करना चाहते हैं कि पूरे हमारे देश में ये स्टैंडर्ड फॉलो होगा, ये स्टैंडर्डाइज करना चाहते हैं वो। ठीक है, अब आगे द रिपोर्ट टाइटल्ड एस्टैब्लिशिंग इक्विवेलेंस अक्रॉस एजुकेशन बोर्ड्स हैज प्रपोज्ड दैट मार्क्स अर्न्ड बाय अ स्टूडेंट इन क्लास 9th 11th एंड 10th exam should be integrated into class 12th board results to align evaluation across all the educational boards। अब चाहे आपका कोई भी बोर्ड एग्जामिनेशन हो, आप किसी भी बोर्ड से हो, स्टेट बोर्ड से हो, सीबीएसई, आईसीएसई, कोई भी बोर्ड से हो, ये हर जगह लागू होना चाहिए, ऐसा बताया जा रहा है, ताकि सारे के सारे बोर्ड्स में आपका जो मार्क्स आता है वो इक्विवेलेंट बन जाए। समझ रहे हो ना कि भाई कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं, 9th से लेके कैलकुलेटेड है, तो भाई सारी की सारी इक्विवेलेंस बन जाए यहाँ पर। क्योंकि 12th तक अगर आप देखो तो ओवर एंड अबव आपका सिलेबस ऑलमोस्ट सारे बोर्ड्स में सेम ही होता है। ठीक है, कुछ ऊपर नीचे हो जाती है बट सेम ही होता है। द रिपोर्ट विच हैज बीन डेवलप्ड आफ्टर डिस्कशन विद 32 बोर्ड्स इन द पास्ट ईयर। पिछले साल
32 बोर्ड्स के साथ डिस्कशन करने के बाद यह प्रपोजल आया हुआ है. Has also suggested that vocational and skill-based subjects such as data management, coding, application development, AI, music, arts and crafts, among others, should be mandatorily offered by the education boards to promote holistic learning as recommended in National Education Policy. वो ये भी बता रहे हैं कि जो भी आपका एडिशनल सब्जेक्ट्स है वोकेशनल ट्रेनिंग वाले, जैसे आपका डेटा मैनेजमेंट हो गया, कोडिंग हो गया, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एआई, म्यूजिक, आर्ट्स, ये कंपल्सरली सारे के सारे बोर्ड्स ऑफर करें उनके 11th और 12th में, इनफैक्ट 9th एंड 10th में, ताकि बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, मतलब पूरा डेवलपमेंट हो, सिर्फ एकेडमिक डेवलपमेंट ना हो. ठीक है, अब बात आती है कि वेटेज ऑफ मार्क्स क्या है. वेटेज ऑफ मार्क्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है क्रिटिकल पार्ट. ठीक है बेटा, अब इसको देखना ध्यान से, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अब ये कह रहे हैं कि भाई आपका जो क्लास 12 का रिजल्ट होगा, आपका जो क्लास 12 का रिजल्ट होगा, शुड फैक्टर इन क्लास 9th परफॉर्मेंस विद द वेटेज ऑफ 15%. यानी कि 12th का एग्जामिनेशन में आपका जो मार्क्स है उसमें 15% 9th का मार्क्स होना चाहिए. क्लास 10 परफॉर्मेंस विद 20%, 20% क्लास 10th का होना चाहिए, एंड क्लास 11th का 25% होना चाहिए. तो अब देखोगे 15% और ये 25% कितना हो जाता है भाई, 15 और 25 हो जाता है 40%. 40% प्लस 20%, यानी कि 60% मार्क आपके क्लास 12th में, 60% मार्क 9th, 10th और 11th का होना चाहिए कंबाइंड, और फिर जो बाकी 40% है वो आपके 12th के मार्क्स होने चाहिए. समझ रहे हो, दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से देखना. द रिमेनिंग 40% मार्क्स इन द ओवरऑल रिजल्ट्स वुड कंसीडर मार्क्स स्कोर्ड इन क्लास 12th. समझ में आ गया आपको? चलो दोबारा बताता हूं. 9th ग्रेड में 15% आपका, मान लो कि 100 मार्क्स आया आपका, किसी भी सब्जेक्ट में, साइंस में मान लीजिए आपका 100 मार्क्स आया हुआ है. ठीक है, तो उस 100 में से 15% मार्क, या तो फिर आपका जो टोटल परसेंटेज है क्लास 9 में, मान लीजिए कि आपका 100% आ गया, पूरा अच्छे से पढ़ाई किया आपने, उसमें से 15% मार्क्स 9 से उठा लिया गया. 10th में भी आपका 100% है, उसमें से 20% यानी कि 20 मार्क्स उठा लिया गया. और आपका 11th में भी 100 मार्क्स आया तो उसमें से 25 मार्क्स उठा लिया गया. तो आपका जो फाइनल एग्जामिनेशन 12th का बनेगा, 12th का जो लास्ट 100 मार्क्स है ना, 12 के 100 मार्क्स में से ये 60 मार्क्स आपके 9th और 11th के होंगे. अगर आपका 9th में 100 के बदले 50 आया था, समझ रहे हो, तो 15 के बदले 7.5 मार्क्स जाएगी. 10th में अगर आपका क्या कहते हैं 100 के बदले 50 आया तो 20 के बदले 10 मार्क्स जाएगा. और 25% क्लास 11th का, यानी कि भाई अगर आपको 100 आया था, 25 में 12.5 आ जाएगा. तो आप देख रहे हो आपको 12th में ऑटोमेटिकली 60 मार्क्स के बदले सिर्फ और सिर्फ आपको 30 मार्क्स मिलेगी. और अगर आपने 12th में पूरा अच्छा भी कर लिया तब भी आपको 40 मार्क्स मिल रहे, तो 70 मार्क्स बनते हैं आपके 12th के एग्जामिनेशन में. 100 में से 70 मिलेंगे, बाकी नहीं मिलेगा. ये हो जाता है सी. तो आप समझ रहे हो कितनी ज्यादा, अगर ये रूल अप्लाई हो जाती है, प्रपोजल अगर एक्सेप्ट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू, तो आप समझ रहे हो कि हर बच्चा फिर 9th ग्रेड से अपनी पढ़ाई को इंपॉर्टेंस देने लगेगा. 9th से लेकर 12th तक हर एक क्लास की इंपॉर्टेंस यहां से अचानक यहां बढ़ जाएगी. हाँ, बोर्ड वो साइड हो जाएगा, लेकिन मार्क्स तो ऐड हो रहे हैं, तो 9th से लेकर हर एक क्लास आपका इंपॉर्टेंट बन जाएगा. इंपॉर्टेंट बन जाएगा ना ऑटोमेटिकली. अभी सोच रहे हो कि हाँ सर ये अप्लाई हुआ तो फिर हमारी वाट लग जाएगी. कोई भी फिर आपका ये जो हम कहते हैं ना 11th 12th में आके आपका अचानक से कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जाग जाना चाहिए. जेईई और नीट की पढ़ाई होती है, आपका कॉम्पिटिशन जो है 9th ग्रेड से शुरू हो जाएगा. फिर इंटरेस्टिंग, इजंट इट पीपल? फिर ये भी बताया जा रहा है, ये भी इसको भी ध्यान से देखना. ठीक है, फिर ये भी बताया जा रहा है कि पारक इन द रिपोर्ट सजेस्टेड दैट द क्लास 12th इवैल्यूएशन शुड बी बेस्ड ऑन द फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट. यानी कि 9th से लेकर 12th तक जो भी एक एग्जामिनेशन हो रहे हैं आपके, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि एफए और समेटिव असेसमेंट यानी कि एसए के रूप में हो. अब ये फॉर्मेटिव और समेटिव क्या होता है इसके बारे में बताया गया है. ठीक है, अब देखो यहां पर फॉर्मेटिव असेसमेंट जो एफए होता है will be based on the holistic development of the student based on self reflection, student portfolio, teacher assessment, execution of projects, group discussion, while the summative assessment will be based on term and examination. summative assessment समझना आसान है, क्या है वो? एक मिड टर्म, एक फाइनल एग्जामिनेशन, ये आपका एसए बन जाएगा, समेटिव असेसमेंट बन जाएगा. जो आपके मार्क्स आएंगे वो मार्क्स आएंगे जो आपने लिख कर दिया हो. उसके बीच में, उसके पहले, मिड टर्म से पहले, मिड टर्म के बाद में जो एग्जामिनेशन होते हैं, जो अभी आप पीरियोडिक टेस्ट वगैरह कहते हो, जिसको यूनिट टेस्ट कहते हो, वो बन जाना चाहिए फॉर्मेटिव असेसमेंट. और इस फॉर्मेटिव असेसमेंट लिखने का एग्जामिनेशन नहीं होना चाहिए. और क्या होना चाहिए उसके बदले? उसके बदले होना चाहिए सेल्फ रिफ्लेक्शन, स्टूडेंट का पोर्टफोलियो, टीचर का असेसमेंट, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, ग्रुप डिस्कशंस. समझ रहे हो, ये सारी चीजें इंक्लूडेड होनी चाहिए. एकेडमिक नहीं, होलिस्टिक डेवलपमेंट वाली चीजें इंक्लूड होनी चाहिए फॉर्मेटिव असेसमेंट में. समेटिव असेसमेंट में आपका इंक्लूड होना चाहिए एकेडमिक वाला जो आप एग्जाम लिखोगे उसके मार्क्स. और ये चलेगा 9th से लेकर 12th तक. मजेदार. फिर उन्होंने ये भी बोला है
हो सकता है कि हर ग्रेड में फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट 50-50% का ना हो, यानी कि आपको एक बच्चे को फॉर्मेटिव असेसमेंट में 100 मिला, उसका 50 मार्क्स उठाओ, समेटिव असेसमेंट में 100 मिला, उसका 50 मार्क्स उठाओ, दोनों कंबाइन करके 100 मार्क्स बन गए, ये बच्चे का रिपोर्ट कार्ड बन गया। जरूरी नहीं कि ऐसा हो। उन्होंने ये भी बोला है कि आपका वो जो रिपोर्ट है वो ये कहता है कि भाई आपका जो 9th ग्रेड होगा, 9th ग्रेड में आप 70% मार्क्स फॉर्मेटिव असेसमेंट से उठाइए, यानी कि जो ग्रुप डिस्कशन है, प्रोजेक्ट है, टीचर असेसमेंट है, वहां से उठाइए, और 30% मार्क्स सिर्फ ये मिड टर्म और फाइनल एग्जामिनेशन के मार्क्स उठाइए। 70% मार्क होलिस्टिक डेवलपमेंट, सिर्फ 30% मार्क लिखने का एग्जाम। इंटरेस्टिंग। 10th में बोला जा रहा है कि भाई 50-50% उठाइए, 50 आपका फॉर्मेटिव, 50 आपका समेटिव। 11th में बोला जा रहा है कि 40% फॉर्मेटिव और 60% समेटिव। मतलब 60% आपके एकेडमिक एग्जामिनेशन आना चाहिए, और आपका 12th में कहा जा रहा है कि सिर्फ 30% फॉर्मेटिव होना चाहिए, बाकी 70% समेटिव होना चाहिए। यानी कि बोर्ड एग्जामिनेशन 12th का अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 10th से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 70% में आपको एग्जामिनेशन चाहिए, मिड टर्म एग्जामिनेशन और फाइनल एग्जामिनेशन के मार्क्स जोड़े जाएंगे। अब अगर वो समझ में आया हो एक चीज, 9 से लेकर 12th ग्रेड तक तो भाई चलो मार्क्स कंबाइन हो रहा है, वो एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये भी है, स्कूल्स के जो एग्जामिनेशन होंगे वो भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि अगर फॉर्मेटिव और समेटिव वाला केस आता है, जैसे मैं अगर मेरी बात करूंगा, मैं सीसीई पैटर्न का था, जब सीबीएसई ने 2009 से लेके मेरे ख्याल से 12-13 तक मेरे ख्याल से उन्होंने सीसीई पैटर्न चलाया था। सीसीई पैटर्न था क्यूमुलेटिव असेसमेंट, ठीक है, कंटिन्यूअस क्यूमुलेटिव असेसमेंट समथिंग था। उसमें हमारा ये एफए और एसए सिस्टम ही था, समझ रहे हो? मतलब 10-15 साल पहले जब मैंने 2010 में मेरा 10th का एग्जामिनेशन दिया था, उस साल पहला साल था सीसीई का, तो उस वक्त ये एफए और एसए ही होते थे। उसके पहले नॉर्मल बोर्ड अभी जैसे चल रहा है, उसके बाद भी नॉर्मल बोर्ड जैसा अभी चल रहा है वैसे था। 2013 के बाद उन्होंने कैंसिल कर दिया था सीसी पैटर्न, लेकिन मेरा जो बैच था वो पायलट बैच था सीसी पैटर्न का, उसमें एफए एसए ही थे, जहां पर आपके जो मिड टर्म के मार्क्स हैं वो भी आपके फाइनल एग्जामिनेशन में कैलकुलेट किए जाएंगे, आपके जो एफएस हो रहे हैं वो भी आपके फाइनल एग्जामिनेशन में कैलकुलेट किए जाएंगे। लेकिन तब भी ऐसा नहीं था कि 9th के मार्क्स से लेकर 12th तक वो कैलकुलेट किया जाएगा, ऐसा नहीं था, ठीक है। तो सीबीएसई ने ये जो चीज है वो पहले अप्लाई किया हुआ है, लेकिन जो 9th से 12th वाला चीज है वो अप्लाई नहीं किया अभी तक। तो ये है भाई बच्चों आप लोगों का सीन, समझ रहे हो? इसके बाद है हमारा क्रेडिट बेस्ड लर्निंग भी, लेकिन क्रेडिट बेस्ड लर्निंग के लिए मेरे ख्याल से हम एक सेपरेट सेशन बनाएंगे, क्योंकि उसमें चीजें बहुत जानना बहुत है, तो विल मेक इट अ डिफरेंट वीडियो ऑफ इट। बट इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? डू यू थिंक ये जो प्रपोजल है वो एक्चुअली में एक नियम बन जाना चाहिए? डू यू थिंक दैट शुड बिकम द लॉ? डू यू थिंक वो रूटीन आपका अप्लाई हो कि भाई 9 से लेकर 12 तक आपका एक ही एग्जाम, मतलब 9 से लेकर 12 तक आपका सारे मार्क्स 12 के मार्क्स में कैलकुलेट हो? और क्या ये फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट सिस्टम को सही लग रहा है? What do you guys do think about it? Do let me know. बट मैं आपको ये कहना चाहूंगी अभी आप थोड़ा सा चिंता मुक्त रहिए, फिलहाल के लिए सिर्फ एक प्रपोजल है, बट हो सकता है कि जब 9th और 10th का बच्चा 12 तक पहुंचे तब ये हो जाए। इसी वजह से 9th में जो भी बच्चा भी है और 10th में जो भी बच्चा भी है, प्लीज मेक श्योर कि आप अभी अपने पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो। और आपके पढ़ाई पे ध्यान देने के लिए ही आपको बता देता हूं, अभी आपके मिड टर्म्स आ रहे हैं, ठीक है, मिड टर्म्स आ रहे हैं, तो मिड टर्म्स के लिए बेटा मैं बता देता हूं कि हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा मिड टर्म्स के फ्री रिसोर्सेस, 9th वालों के लिए भी, 10th वालों के लिए भी, 11th वालों के लिए भी, और आपके सारे बच्चों के लिए जो मिड टर्म्स के पेपर आपको यहां पर मिल जाएगा। क्लिक कर दोगे तो विद सोल्यूशन आएगा, एग्जैक्टली 80 मार्क्स का पेपर, 3 घंटे का पेपर होगा। आपके सारे सब्जेक्ट साइंस, मैथ्स, एसएसटी, इंग्लिश, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, आपके 11th के लिए सारे के सारे सब्जेक्ट्स का आपको क्लिक कर दो मिल जाएगा। 5 मॉक पेपर्स होंगे विद सोल्यूशंस एंड वर्ड लिमिट और स्टेप मार्किंग, और आई कैन गारंटी कि भाई इसी से आपका एग्जामिनेशन में पेपर आएगा भी। तो जाइए अपना फ्यूचर अभी के अभी सिक्योर कर लीजिए। दूसरी बात, अगर आप 9th में हो या 10th में, तो वेदांतु प्रो का जो एडमिशन है 11th वालों भी बच्चों, वेदांतु प्रो कोर्स जो सबसे बेस्ट कोर्स है आपके 9th, 10th और 11th के लिए, जहां पर आपको पर्सनल अटेंशन दिया जाता है, मतलब साथ में बैठकर पढ़ाई की जाती है 1-to-1, ठीक है। आपको अनम्यूट अनकैम करके आपके डाउट सॉल्व किए जाते हैं, लाइव क्लासेस होती हैं, सारे किताबें आपको हार्ड कॉपी घर पर पहुंचा दी जाती है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होती है, मिड टर्म रिविजन, फाइनल रिविजन, सारे रिविजन होते हैं, 100 से ज्यादा चैप्टर टेस्ट होता है, सारे रेफरेंस बुक आपको फ्री में एज एन ऐप दे दिए जाते हैं, क्लास के बाद आपको 24/7 डाउट सॉल्विंग होती है। अगर आपको इन सब का भाग बनना है तो वेदांतु प्रो का एडमिशन फॉर्म भी डिस्क्रिप्शन में फॉर्म भर दीजिए, और मेरी टीम आपको कॉल करेगी विद अ बिग स्कॉलरशिप, और उस स्कॉलरशिप का इस्तेमाल करके आप बन सकते हो भाग वेदांतु का, ठीक है। और जिन बच्चों को
थोड़ा सा इकोनॉमिकल कोर्स चाहिए तो वेदांतु का आकार बैच है हमारे पास 1499 रुपीज का, इस पे भी क्लिक कर दोगे आप तो उस आकार बैच में हम ही पढ़ा रहे हैं। पर्सनल टेंशन थोड़ा बहुत है, बट जो भी हार्ड कॉपी आपके घर में पहुंची जाए किताब है वो आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाती है और बाकी सारे फीचर्स सेम है। तो मेक श्योर कि आप आकार बैच का भाग बन सकते हो। ये सिर्फ 10th वालों के लिए 1499 इसका फीस है, दैट्स इट। और जो बच्चा 11th में है वो बच्चा दृष्टि जेई का भाग बन सकता है हमारा, जहां पर हम जेई पढ़ाते हैं, वो भी 1999 में है। तो डू नॉट मिस इट पीपल, join the course today. Let me know in the comment section what you think about this proposal. Till the next session. Thanks.